हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलयूनी शिक्षा द्वार। माई सेल्फ मोहम्मद तलहा और मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा। ये हमारा AMU 11th एंट्रेंस का पेपर है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है और साथ में मैथ्स भी होती है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आए हुए होंगे वही यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ मैं। और बाकी की जो है जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है और बायो है वो जो हमारे दूसरे टीचर हैं वो आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो AMU में 2023-24 का जो पेपर हुआ था, जो एंट्रेंस हुआ था, उसके ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स सॉल्युबल इन। ठीक है, तो हमको क्या है कि यहाँ पे देखना है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है वो आपके किस में आपके क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है हमारे पास केरोसिन, यानी कि उसको हिंदी में हम मिट्टी का तेल बोलते हैं। दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है हमारे पास बेंजीन और चौथा है हमारे पास वाटर। ठीक है, तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हमारे होते हैं वो सारे के सारे आयोनिक होते हैं। ठीक है, और यानी कि अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि जो कंपाउंड हमारे होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारे आयोनिक और दूसरे होते हैं कोवैलेंट। हमारे जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उन आयोनिक कंपाउंड को ही हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर। रिमेंबर दिस कि जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे सॉल्वेंट होते हैं, यानी कि सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और जो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होता है, आप हायर क्लास में जब आएंगे तो वहां पे एक वर्ड आप पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। तो जिस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट होता है वो होते हैं हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल। तो हम उस पर अभी नहीं जा रहे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वाटर जो है यहाँ पर पोलर होता है और वाटर पोलर होने की वजह से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आप जो नॉर्मल सॉल्ट आप खाते हैं NaCl जिसको हम बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड को आप लोग वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसी सोडियम क्लोराइड को आप रिफाइंड में या किसी और ऑयल में अगर आप डिसॉल्व करना चाहें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये बाकी के जो हमारे पास हैं, केरोसिन है, पेट्रोल है या बेंजीन है और या जो भी हमारे पास रिफाइंड वगैरह जो हम यूज करते हैं वो सारे के सारे होते हैं नॉन पोलर, और नॉन पोलर होने की वजह से वो उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है वो है वाटर। ओके, ये चीज आपको ध्यान रहे। अगला हम देखते हैं जो क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, एक मिनट। ठीक है, ये रहा कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारकीय है, यानी कि विच ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन द फॉलोइंग। ठीक है, हमको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है कि सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, तीसरा है जिंक ऑक्साइड और चौथा है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड। तो हमको इसमें से बताना है कि कौन सा क्षारकीय होता है। देखो, हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बल्कि 3 होते हैं। मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है, इन दोनों के बीच में आता है, वो होता है मेटलॉइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेटलॉइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट में एक तो आता है हमारे पास मेटल और एक होता है हमारे पास नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सॉरी, जो हमारे पास ये होता है मेटल, तो इस मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, देखो ऑक्साइड्स मतलब जिसमें ऑक्सीजन लगा होता है, जिस मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा होता है उसको बोलते हैं कि उसका ऑक्साइड्स है। जैसे कि हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड्स है। ठीक है, तो इनमें जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, इनके जो ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं, कुछ केस को छोड़ के। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और जो नॉन मेटल होते हैं, मैं यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं, उसके साथ साथ ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं,
ठीक है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सब के सब कुछ केस को छोड़ के वो एसिडिक होते हैं। मैं यहाँ पे इसके साथ साथ ये चीज मैं बोल रहा हूँ आपको कि एसिडिक होते हैं, और यहाँ पे जो आपके इस मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड जो है ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, बल्कि एम्फोटेरिक है, यानी कि ये दोनों का बिहेवियर शो करता है, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है ये इतना एसिडिक सॉरी इतना बेसिक नहीं होता है, लेकिन अब हमारे पास जो कंपटीशन है वो इसमें है। ठीक है, तो आपने अगर टेबल पढ़ी हो तो उसमें कुछ एलिमेंट पढ़ोगे, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना। आप लोगों ने आपने पढ़ोगे जैसे कि हमारे पास लिथियम, हमारे पास फिर है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना। इस तरह से आपने ये चीज पढ़ ली होगी। और अगली जो सीरीज आती है इसमें पढ़ा होगा आपने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये होते हैं। तो ये वाले जो मेटल्स हैं और ये दोनों जो मेटल्स हैं, इसमें जो लिथियम वाली सीरीज है ये वाली, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हाईली बेसिक होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू दिस वन। यानी कि अगर आपसे पूछा गया है जो इस क्वेश्चन में कि सबसे अधिक क्षार की, यानी कि क्या मोर बेसिक इसमें से कौन सा होगा, तो इस ग्रुप में लिथियम वाले किसी भी लिथियम के ग्रुप में से कोई सा भी एलिमेंट का ऑक्साइड अगर आपको मिल जाता है तो वो मोर बेसिक होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहां पर एक हमारे पास सोडियम ऑक्साइड और दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो आपका लेस बेसिक होगा एज कंपेयर टू सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि ये हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास जो सही ऑप्शन रहेगा ए रहेगा, जिसमें हम कहेंगे कि सोडियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन अदर। जिंक ऑक्साइड का आपको ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है वो एसिड का एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्शन हो रही होगी, उसके साथ बेस की भी हो रही होगी रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यह हमको बताना है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन हमारी सही नहीं है। इसमें एक रिएक्शन है कि जिंक की रिएक्शन जब हम कॉपर ऑक्साइड के साथ कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर बन रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, इसमें जिंक ने इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह खुद आ गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे है ये हमारे पास Ag है और यहाँ पे Cu है, ये रहा सिल्वर और ये रहा कॉपर, यानी कि कॉपर नाइट्रेट के साथ जब सिल्वर की हमारी रिएक्शन होती है तो सिल्वर नाइट्रेट बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद जैसे आयरन है, आयरन की रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट के साथ कर रहे हैं तो इस आयरन ने भी कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ओके, और यहाँ पे जो है ये है हमारे पास मैग्नीशियम और यहाँ पर है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन होगी तो हमारा MgCl2 बनता है और H2 बनता है। तो हमको बताना है इसमें से कौन सी रिएक्शन सही है और कौन सी रिएक्शन सही नहीं है। तो कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान जो है रखनी है, वो ये है कि जो मेटल किसी दूसरी मेटल को रिप्लेस कर रही है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, ध्यान रहे, यानी कि मैं कहूं कि ये जिंक है, ये जिंक इस कॉपर को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ गया, है ना। तो जब उसकी जगह पे आ गया तो मैं बोलूंगा कि जिंक जो है आपका ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। यहां पर मैं इस तरह से ये चीज मैं कहूंगा। अब इसी चीज को हमको देखना है, पहले हमको देखना है कि कौन कितना रिएक्टिव है। तो इसके लिए एनसीईआरटी में एक सीरीज दी हुई है, वो हमको देखनी होगी। वो ये है कि जैसे कि हमारे पास पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो हमारे पास होता है गोल्ड, Au। ठीक है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सोडियम जो पोटेशियम है वो सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है क्योंकि यहाँ पे जो है पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जरा हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, कि यहां पर जिंक और कॉपर है। तो पहले हम जिंक और कॉपर की बात करते हैं कि उसमें हमसे क्या बोला गया है। ठीक है, तो देखो ये रहा जिंक
और ये रहा कॉपर। यानी कि यहां पे जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, यानी कि जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। और जो अभी हमने देखा, जो पीछे रिएक्शन देखी कि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब ये रिएक्शन सही है, लेकिन हमको क्या देखना है, जो सही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे हमारे पास दूसरा है कि सिल्वर है और कॉपर है, यानी कि सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्ट है, इसमें सिल्वर ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। अब हमको देखना कि कॉपर और सिल्वर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये रहा सिल्वर, ओके, और ये रहा हमारे पास कॉपर। अब इसमें कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर के, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है जो सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव। तो यहां पे उल्टा उल्टा हो रहा है, इसमें जो सिल्वर है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन हमने क्या कहा कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन दिस। ठीक है, तो क्या होगा, कॉपर रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जो सिल्वर है वो रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये रिएक्शन गलत है, ये रिएक्शन गलत है, और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम यहां पर भी चेक कर लेते हैं आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये आयरन है और ये कॉपर है। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहां पर ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर, तो हमारे पास आयरन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो अगर हम इसमें देखें तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर के, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन आंसर नहीं है, क्योंकि इसने आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। और ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है जिसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पे है मेटल और यहाँ पे है एसिड। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि मेटल है और आपका एसिड है, तो उससे हमारा क्या आता है बन के, उसमें बन के आता है हमारे पास सॉल्ट बन के आता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होती है, ये चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रही हमारे पास मेटल, ये रहा एसिड, और ये हमारा सॉल्ट बन गया, ये हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट, ये रिएक्शन भी हमारी सही है, लेकिन आंसर नहीं है। हमारा आंसर जो है सिर्फ बी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी वो ये, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ इज इक्वल टू, पहला है 1/6 द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम, 1 बी ऑप्शन है कि 1/14 मास ऑफ कार्बन 14 एटम, और सी है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और डी है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एक मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, और मोल कंसेप्ट में एक फॉर्मूला है, जब हम किसी का मास निकालते हैं तो मास होता है वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि मास ऑफ कार्बन एटम, यानी कि मास ऑफ एनी एटम, यानी कि मास जो होगा वो मास किसी भी एटम का जो होगा वो इक्वल रहेगा इसके मास ऑफ एनी एटम, यानी कि ऑफ वन एटम, किसी भी एटम का जो मास होगा वो इक्वल होगा 1/12 और कार्बन 12 एटम। ये जो कार्बन 12 मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे जैसे 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एटॉमिक मास है। ठीक है, एक हमारे पास कार्बन 14 होता है, एक हमारे पास कार्बन 13 होता है, एक हमारे पास कार्बन 12 होता है। तो यहाँ पे किसी भी एटम का जो मास होता है वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आएगा 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको याद करने वाली चीज है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि मोल कंसेप्ट में एक फॉर्मूला टाइप स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि हीलियम कह रहा है व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.04 into 10⁻23 एटम ऑफ द हीलियम। हीलियम के इतने एटम में, यानी कि 12.04 into 10⁻23 एटम के हीलियम में कितने मोल्स होंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इतने एटम में, यानी कि 12.04 into 10⁻23 जो आपके हीलियम एटम है, हीलियम एटम है उसमें कितने मोल होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन और जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो दोनों के दोनों मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हमको लगाना है वो
वो हमारे पास जो फॉर्मूला है, वो हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे पास दो होते हैं, दो इसमें लगेंगे, दोनों को हम एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग भी। तो मैं दोनों को एक साथ अप्लाई कर रहा हूं। वो हमारे पास क्या होता है कि मोल इज इक्वल्स टू, हमारे पास होता है मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम, ओके, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसी को हम सीधा सीधा इस्तेमाल यूज करेंगे, ठीक है। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला हमारा तब लगता है जब हमको नंबर ऑफ एटम दिए हों और हमको मोल जो है यहां से निकालने होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ एटम है 12.04 इंटू 10⁻23, ये रहेगा। और यहाँ पे जो n है, यानी कि क्या है, एवोगैड्रो नंबर। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं कि इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर, ओके। और ये जो एवोगैड्रो नंबर हमारा होता है, ये होता है 6.02 इंटू 10⁻23, ध्यान रहे, ठीक है। तो 23 से 23 जाएगा और इससे आपका ये 2 बार जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर ऑफ एटम में हीलियम के नंबर ऑफ एटम में कितने मोल हुए हमारे, 2 मोल हो जाएंगे। और हम देखेंगे यहाँ पे 1.02 है, यहाँ पे 0.12 है, यहाँ पे 2 मोल है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ये रहेगा। आई होप सबका सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 16 ग्राम, यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ सल्फर S8 इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर R, ठीक है। यहाँ पे जो 16 ग्राम जो सॉलिड सल्फर है, उससे कह रहा है कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये हमको बता रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन और अभी जो किया है क्वेश्चन वाला, उससे जो पिछला वाला क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों मोल कॉन्सेप्ट के हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हम फॉर्मूले 2 लगा सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी और एक साथ भी। तो मैं दोनों को एक साथ में यहाँ पर दिखाऊंगा कि हमारे पास क्या होता है, मास होता है, हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ये होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये इक्वल होता है हमारे पास के नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो अभी अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन व्हाट, एवोगैड्रो नंबर, ओके। ये चीज होता है। देखो अब हमको यहाँ पे जो गिवन मास दिया हुआ है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, जो गिवन मास हमको दिया हुआ है वो है हमारे पास 16 ग्राम। कितना है, 16 ग्राम, ये हमको दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें मोलिकुलर मास भी हमको पता करना होगा। तो हमारे पास जो मोलिकुलर मास होता है, जो सल्फर होता है, वो उसका कितना होता है, जो ये है हमारे पास सल्फर, इसका होता है 32, लेकिन एटम कितने हैं, 8 हैं। तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 8 या 24 और 1 25, 256 हमारा क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा। और एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता है। तो यहां से हमको नंबर ऑफ मोलिक्यूल अगर हमको निकालने हैं तो हमारे पास 16 ग्राम हम यहां पे रखेंगे, जो कि हमको गिवन मास दिया हुआ है। और मोलिकुलर मास की बात करें तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 256, ये रहेगा ऐसे करके। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमको निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ये होगा हमारे पास। तो इसको अगर हम सीधा सीधा लिख दें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं मैं अपने फोन से, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा कि 16 डिवाइड बाय 256, तो ये आ जाएगा आपका, ये आएगा हमारे पास 0.0625, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद क्या कर 0.0625 आएगा। अब यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमको निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब क्या होगा कि इसको जो नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको जब इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये, ठीक है, इसके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0625 इंटू 6.022
इंटू 10⁻23, ये हमारे पास रहेगा इस तरह से। देखो ध्यान रहे यहाँ पे 6.022 भी बोलते हैं, 6.02 भी बोलते हैं और 6.023 भी बोलते हैं। इस पास को आपको टेंशन इसकी नहीं लेनी है। तो हमारे पास ये रहेगा, इसको हमको सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ तो हमको देखना है। देखो यहां पर है 0.062 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 और एक हमारे पास 0.620, तो हमारे पास है 0.06। तो हमारे पास ऑप्शन ये रहेगा, ये वाला। ठीक है, आई होप। आगे बढ़ते हैं। अब देखो है निम्नलिखित में, निम्नलिखित में विच वन इज द डोबेरेनियर ट्राइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसकी बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि जो डोबेरेनियर ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग उसने जो एटम्स एलिमेंट्स रखे थे वो कौन कौन से हैं। ऐसा हुआ था जब स्टार्टिंग में एलिमेंट्स की खोज शुरू हुई, जैसे 20 हो गए, 30 हो गए, फिर 40 हो गए, जब 50 के आसपास हुए तो लोगों को दिक्कत हुई उनकी स्टडी करने में। ठीक है, तो उन लोगों ने सोचा, जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, कि अब इनको इस तरह से अरेंज किया जाए ताकि हमको स्टडी करने में आसानी हो। क्योंकि अगर हम एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो कहीं कोई सबकी अलग अलग हमको करनी होती थी। जो पीरियोडिक टेबल आज आप लोग पढ़ते हैं वो उस टाइम में नहीं थी, उस वक्त एलिमेंट की खोज हो रही थी। तो इस वजह से क्या था कि उनको स्टडी करने में दिक्कत होती। तो डोबेरेनियर उस वक्त के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश की थी कि उनके एलिमेंट की स्टडी आसान हो जाए, और उन्होंने एक टेबल तैयार की थी। उस टेबल में जो कॉलम उन्होंने बनाए थे उसमें 3-3 एलिमेंट जो थे रखे थे, और उसी को हम क्या बोलते हैं? डोबेरेनियर ट्राइड्स बोलते हैं। अब हमको देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसे ट्राइड है, यानी कि 3 एलिमेंट हैं जो उसके अकॉर्डिंग है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, वो आपको याद करने हैं। ये हमारे पास एक ट्राइड ये है, एक ट्राइड हमारे पास ये है, एक ट्राइड ये है, और एक ट्राइड हमारे पास ये है। ठीक है, ये 4 ट्राइड्स हैं, और इसी पर इन्होंने काम किया था कि एलिमेंट्स तो उस वक्त बहुत सारे थे, लेकिन वो सबको रखने में कामयाब नहीं हो पाए थे, क्योंकि डोबेरेनियर ट्राइड्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट और लास्ट, यानी कि फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है, इन दोनों के मास का सम यानी कि इनके मास का सम का एवरेज जो है वो क्या होना चाहिए था? वो बीच वाला जो एलिमेंट है उसके इक्वल होना चाहिए था, ऑलमोस्ट, या इक्वल होना चाहिए था। वो सबके साथ नहीं हो रहा था, वो लगभग इनके साथ ही हुआ था, इसलिए वो कुछ ही ट्राइड्स तैयार कर पाए थे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, और फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे अब हमको देखना है कि कौन सा वाला होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो देखो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे देखो याला देखेंगे हम, क्या हमारे पास क्या है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारे पास है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाला रहेगा ऑप्शन। बाकी वो ट्राइड उसमें मैच नहीं कर रहे, तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन रहेगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिटिक एसिड, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिटिक एसिड इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, सिंपल है, याद करने वाली चीज है। अगर आपने क्लास 10th की रिएक्शंस पढ़ी होंगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा, जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, उसमें हमने पढ़ रखा था कि मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसकी रिएक्शन जो है अगर हम एसिड के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम जब एसिटिक एसिड यानी कि एसिड के साथ कर रहे हैं तो इसमें क्या बनेगा? हमको सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और आपका CO2 मिलता है। ये 3 चीजें हमको मिल रही होती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एसिटिक एसिड, यहाँ पे जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसकी रिएक्शन जब हम एसिड कौन सा हमारे पास एसिडिक एसिड है, और एसिडिक एसिड जो होता है वो CH3COH होता है। इस तरह से एसिडिक एसिड है तो इससे आपका क्या आएगा बनके कि इसमें सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट में क्या होगा कि ये वाली जो हाइड्रोजन है, ये हमारी हाइड्रोजन जो है ये सोडियम इसको रिप्लेस कर देगा और हमारे पास बनेगा सॉल्ट CH3COONA। ये हमारा बना सॉल्ट जिसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, और इसके साथ हमारे पास क्या बनेगा H2O बनेगा। ओके, और साथ में CO2 हमारे पास बन के आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पे एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, हमारे पास एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, दो हमारे पास यहाँ पे है कार्बन, बल्कि सॉरी तीन है ना, क्योंकि एक कार्बन ये है, हाँ एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो एक दो और एक ये तीन। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन और दो यहाँ पे, कितने हो गए 5, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 5। ओके, हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन ये है, 3 हाइड्रोजन ये 4 और एक हाइड्रोजन ये 5, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 5 हमारे हाइड्रोजन हो गए। तो इसमें क्या पूछा है विच गैस इज रिलीज, तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है CO2, तो यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रही है। ध्यान रहे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो दोनों ही केस में हमारे क्या है CO2 गैस रिलीज होती है। तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज होगी। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास होता है CO2 डाई। ठीक है, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, दोनों की दोनों गैसें अलग अलग हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है MnO2, हमारे पास है MnO2 और आपका 4Al एरो Al2O3 प्लस 3Mn और साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। ठीक है, द अबव रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ, ये एनसीईआरटी की रखी रखाई रिएक्शन है। ठीक है, तो ये किस चीज की रिएक्शन नहीं होगी, तो देखो हमारे पास नंबर 1 एग्जांपल है कि रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा हमारे पास है ऑप्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमको पता लगाना है कि कौन सा है। तो अगर हमको ये चारों रिएक्शन के बारे में पता है तो हम देख करके पता लगा सकते हैं कि क्या है, क्योंकि हमें रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ओके, और साथ में रिडक्शन भी हमारा हो रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होगा। और आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि Mn में जो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन जो है यहां से रिमूव हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका क्या हो रहा है, यहां से अगर हम देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ पे अगर हम देखें एल्युमिनियम के केस में क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है, और हमसे पूछा नॉट एन एग्जांपल ऑफ, ये कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, तो ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन भी है लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक, अब दो रिएक्शन होती है, एक तो होती है हमारी एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है हमारे पास एंडोथर्मिक। ध्यान रहे, ठीक है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है हमारे पास एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हम हीट एब्जॉर्ब करते, कोई भी रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट क्या हो रही होती है, वो रिलीज हो रही होती है। ठीक है, अब यहां पे जो ये साइन दिया हुआ है, ये आपका पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, प्लस का साइन है, और यहाँ पे साथ में हीट भी दी हुई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। ध्यान रहे, अगर ये आपका साइन यहाँ पे पॉजिटिव ना हो करके निगेटिव होता है तो इसका मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है वो नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, हीट रिलीज हो रही है। तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जो एक रिएक्शन, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को या एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाए। ठीक है ना,
जो कि अभी अभी हमने की थी यहाँ पे पीछे। तो यहाँ पे जैसे MnO2 है, तो इस MnO2 को इस एल्युमिनियम ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन तो एज इट इज रहा, लेकिन इस एल्युमिनियम ने Mn को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे आ गया और Al2O3 बन गया। तो ये रिप्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, उसका भी ये एग्जाम्पल है। ये हमारा होगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे किसी चीज, कोई भी चीज यहाँ पे टूट नहीं रही है, एक नया यानी कि कोई भी चीज यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहे हैं वो आपका रिप्लेस तो हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, लेकिन वो टूट नहीं रहे, डिकम्पोज नहीं हो रहे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये रहेगा डिकम्पोजिशन। आपका ऐसा समझो कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, जैसे एडिशन होता है, एडिशन में होता है कि दो या दो से कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड कर रहे हैं फॉर्म, उसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो जस्ट उल्टी होती है एडिशन की, उसमें एक कंपाउंड टूट करके अलग अलग कंपाउंड में बनता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, हमारे पास HCl है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, H2 बनेगा और आपका Cl2 बन जाएगा। इस तरह से आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास H2 बनेगा और आपका ये बनेगा Cl2, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये हमारी एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, इस चीज का आपको ध्यान में रखना। तो हमारे पास ऑप्शन जो रहेगा वो डी रहेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 0.65 मोल ऑफ कार्बन, यानी कि कह रहा है कि कार्बन के 0.65 मोल ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। ये अगेन मोल ऑफ कंसेप्ट का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि मोल ऑफ कंसेप्ट के क्वेश्चन इसके अंदर ज्यादा आ रहे हैं मोल कंसेप्ट के, इस वजह से आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे प्रेजेंट। अगेन बात वही है कि हमको क्या करना पड़ेगा, मोल है तो वही वाला फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, मोल इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, होता है नहीं होता है। तो अब यहां पे हमको नंबर ऑफ एटम हमको यहां से निकालने हैं, तो हम बोल देंगे नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पे इक्वल हो जाएगा, मोल तो हमें दिए हुए हैं 0.65 इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास रहेगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, 0.65 इंटू 2.03, तो 1.31 सॉरी ये गलती हो गया, 0.65 इंटू 6.023 3.914, तो 3.914 इंटू 10⁻23 ये रहेगा। तो हमको देखना है ये कहां पर मैच कर रहा होगा। यहां पर ये देखेंगे पहले, ये तो नहीं हो रहा चेंज, तो ये 10⁻23 कहीं चेंज नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से जो 3.91 और 3.09, देखो ये वाला, देखो कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे कि ये भी हमारा आसपास है, ये भी हमारा आसपास है, तो 3.91 हमारा सही आंसर रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीज विद, हमको बताना है कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी गैस की कैसे इंक्रीज करती है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है, या प्रेशर टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे इंक्रीज होती है, या कैसे हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो वो चीज जो है आपको ध्यान में ये है कि जो हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉक्स है और इसके अंदर गैस है, ये हमारे पास गैस है, ठीक है, गैस है। अब गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, वो एक जगह रुके नहीं होते, जैसे कि लिक्विड और सॉलिड के अंदर रुके हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन गैस के अंदर वो मूव कर रहे होते हैं। अब उस मूव करने को बोलते हैं, जो एनर्जी होती है उसकी होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है,
यहाँ पे है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो गैस के मॉलिक्यूल का मूवमेंट इंक्रीज होगा, और मूवमेंट इंक्रीज होने का मतलब है वो एक जगह नहीं रुक सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो सॉल्युबिलिटी की बात करिए उस चीज को हमको यहाँ पे देखना है। उसमें यह है कि हमारे पास ये अगेन हमने एक कंटेनर लिया और यहां पे हमने ये लिया एक लिक्विड, ठीक है। ये है हमारे पास कोई भी लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड है, और यहां पे हमारे पास ये गैस है। ध्यान रहे, ये हमारे पास गैस है। अब जरा सोचो, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इंक्रीज होने पे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल फास्ट मूव कर रहे होंगे। फास्ट मूव कर रहे होंगे तो इसका मतलब वो लिक्विड के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल का चलना धीमा हो जाएगा, मूव करना धीमा हो जाएगा। तो उस वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड के अंदर ज्यादा देर तक रहेंगे, और लिक्विड के अंदर गैस के मॉलिक्यूल का देर तक रहना ही, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करने पर, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर हम T फॉर टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, ध्यान रहे ये मैंने लिखा शॉर्ट में कि टेम्परेचर को अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो इस केस में जो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ये मेरे साइन को ध्यान रखना कि ये साइन रहेगा डिक्रीज का, और ये जो साइन है ये साइन रहेगा इंक्रीज का। कि टेम्परेचर को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अब दूसरा हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, एक तो ये दिया है टेम्परेचर, दूसरा दिया है प्रेशर। अब हमको प्रेशर पे भी बात करनी है। आप सोचो, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और अगर हम इस पर फोर्स लगा करके प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उसकी वजह से ये जो हमारा पिस्टन है, अब हम मान लेते हैं कि ये है हमारा पिस्टन, और पिस्टन जो है आपका क्या होगा कि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये पिस्टन, मान लेते हैं कि यहाँ ये हमारा यहाँ पे आ गया पिस्टन। अब गैस के मॉलिक्यूल यहां से हटके कहां जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल यहां पे आ जाएंगे, इसके अंदर भी आ जाएंगे, यानी कि पानी के अंदर भी आ जाएंगे। तो प्रेशर इंक्रीज करने से भी हम बोल सकते हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। यही वजह है कि आप जब कोका कोला, पेप्सी वगैरह को जब आप खोलते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलने की आवाज आती है, क्योंकि उस गैस को सोल्यूबल किया जाता है उस पे उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके और प्रेशर इंक्रीज करके। यही वजह है कि हम कोका कोला को या किसी भी चीज को जो है आइस में रखते हैं या फ्रीज के अंदर रखते हैं ताकि वो अच्छे से उसमें घुली रहे और उसका एसिडिक इफेक्ट जो है उसमें रहे, ठीक है ना। तो कभी सोचना चाहिए, या अगर नहीं सोचा हो तो सोचना चाहिए कि हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह को ठंडा करके क्यों पीते हैं। ठंडा करके इसलिए पीते हैं ताकि जो उसके अंदर कार्बोनेटेड गैस है वो कार्बोनेटेड गैस लिक्विड के अंदर अच्छे से घुल जाए, उसका असर आ जाए। अगर हम टेम्परेचर हीट कर देंगे, अगर हम उसको हीट करके पिएंगे लाइक चाय और कॉफी, तो उस केस में उसका इफेक्ट नहीं रहेगा, उसका वो जो मजा जो हमको जबान पर दिखाई देता है वो नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हाँ हमारे पास कि हम बोलेंगे कि प्रेशर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सॉरी, ये हमारे पास होगा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेशर ये तो नहीं होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है कि द एलिमेंट X फॉर्म अ क्लोराइड, द एलिमेंट X फॉर्म अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला ऑफ XCl2, यानी कि एक एलिमेंट है X, वो XCl2 फॉर्म कर रहा है। ध्यान सुनो, ये आपका XCl2 फॉर्म कर रहा है ऐसे करके, ओके। Which is a solid with a high melting point, the X would be most likely be the same group of the periodic table as, ठीक है। तो हमको बताना है कि X क्या होगा, ओके। तो हमको ये जो चीजें यहाँ पे जो है बतानी। अब आपको ध्यान देंगे तो देखेंगे कि X जो है वो दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब दो बॉन्ड फॉर्म करने का मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके वैलेंस शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे
तो यानी कि हम कहेंगे कि जो X जब दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जब दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि X के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता होना चाहिए कि हमको यहां से बताना कि किसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम के का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो हम देखेंगे 2,8, सॉरी मैं 8, एक मिनट, ठीक है। ये अगर मैं कहूं कि 2,8 ये वाला हम लेके चलें, इसमें 2,8,1 ये है हमारे पास। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर सोडियम किसी क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, यानी कि सोडियम अगर किसी क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा होगा तो NaCl टाइप का कंपाउंड बनाएगा, एक Cl होगा उसके अंदर। ऐसे अगर हमारे पास ये है मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो मैं बोल सकता हूं 2,8,2 ये हमारे पास होता है। इसके पास क्या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी कि जब हमारे पास जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसी क्लोराइड के साथ, किसी भी क्लोराइड के साथ, लाइक मैं कहूंगा कि मैं अगर कहूं कि HCl में एसिड की बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, कि हमने मान लिया कि वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, कि हमारे पास HCl है, ओके, तो ये हमारे पास जो है HMgCl2 टाइप का कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास जो HCl2 बना रहा है वो यही वाला बना रहा है, तो ऑप्शन हमारे पास ये हो जाएगा। हम एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं कि एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम के केस में हमारे पास क्या होता है, इधर कर रहे हैं हम, ठीक है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम में का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 का मतलब 2,8,3। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो इसका मतलब एल्युमिनियम जो है AlCl3 टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा। ऐसे ही हमारे पास जो Si है, जो सिलिकॉन है, वो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो ये 2,8,4, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका SiCl4 इस तरह का कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। ओके, आई होप ये कहानी समझ में आ रही होगी आपके। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन है ये कि जिंक सल्फेट है, कह रहा है कि जिंक सल्फेट की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं इसको हीट करके, तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है और SO2 गैस रिलीज हो रही है। दूसरी रिएक्शन में कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट को हीट करने पर जिंक ऑक्साइड बन रहा है और CO2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कह रहा है वो देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द अबव रिएक्शन इन द फॉलोइंग। कह रहा है कि रिएक्शन 1 इज कैल्सिनेशन एंड रिएक्शन 2 इज रोस्टिंग। अगला बोल रहा है कि रिएक्शन फर्स्ट इज रोस्टिंग एंड रिएक्शन 2 इज कैल्सिनेशन। अगला बोल रहा है बोथ रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन। अगला है कि बोथ रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर एग्जांपल ऑफ रोस्टिंग। तो हमको पता है ना कौन सा सही है। देखो यहाँ पे वर्ड है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये चीजें अगर आपकी समझ में आ गई तो आपकी रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाएगी। हमारे पास जो वर्ड है रोस्टिंग, अगर मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है, तो रोस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम उसको ऐसे, जब हम किसी कंपाउंड को हीट करते हैं तो क्या होता है, कैल्सिनेशन में कौन कौन से कंपाउंड हीट हो सकते हैं ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग में जो कोई भी सल्फाइड होता है, कोई सा भी सल्फाइड हो, वो सल्फाइड जो है आपको हीट करने पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, कन्वर्ट ऑक्साइड में। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को अगर मैं एयर में कर रहा हूं, यानी कि जब हम हीट कर रहे हैं तो एयर तो होगी, तो एयर में जब हम उसको हीट कर रहे होंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, यानी कि यहां पर जो है जिंक सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम रोस्टिंग। तो ध्यान रखना, रोस्टिंग में जो सल्फाइड होता है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम कैल्सिनेशन की बात करें तो कैल्सिनेशन के केस में क्या होता है, कैल्सिनेशन के केस में ये होता है, कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन के केस में ये होता है कि जो कार्बोनेट होता है, ध्यान रहे,
कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट होता है, एयर की प्रेजेंस में जब उसको हम हीट करते हैं तो वो आपका जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रहे किस में होता है कन्वर्ट, ऑक्साइड में। तो कैल्सिनेशन में सी आता है, कार्बोनेट में भी सी आता है, दोनों को याद रखना, कैल्सिनेशन कार्बोनेट, तो सी हो गया। यहां से आपको याद हो जाएगा कि कैल्सिनेशन और कार्बोनेट दोनों में सी है, तो जिसमें कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास कार्बोनेट है। कार्बोनेट जो है जिंक ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारी दूसरी रिएक्शन है कैल्सिनेशन की। तो पहली रिएक्शन है रोस्टिंग वाली और दूसरी रिएक्शन है कैल्सिनेशन वाली, तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई और है? हाँ, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देखो, अगर एस ब्लॉक की मेटल की बात करें, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ओके, और ऐसे हमारे पास आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये अगर हमारे पास है तो ये हमारी तो रिएक्टिव होती है। उसके अलावा हमारे पास जो पी ब्लॉक में मेटल आती है वो एल्युमिनियम आती है। एल्युमिनियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग दीज, यानी कि इन सब में अगर हम देखेंगे तो एल्युमिनियम होगी। वैसे अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्या करें, यहां से जो टेबल हमने लगाई है आप इसको आप यहां पर देख लें कि यहां पर जो पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ओके, और जो गोल्ड है इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें कि एल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, और हमको पहले अगर हम देखें तो कॉपर है, आयरन है और जिंक है और एल्युमिनियम है। तो देखो, अगर हम यहां पे चेक करेंगे तो देखो हमारे पास जिंक है और कॉपर है और आयरन है, तो हमारे पास जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, है ना, ये है नहीं, उससे कम है हमारे पास कॉपर। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम हमारे पास ऊपर आते हैं, इस तरह से ये चीज रहेगी, यानी कि एल्युमिनियम इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला है कोई हमारे पास क्वेश्चन। हाँ, एक ये है कि 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट react with 6 gram of ethanoic acid to give 2.2 gram of carbon dioxide, ठीक है, and 0.9 gram water and x gram of sodium acetate according to the law of conservation of mass the value of x shell, यानी कि हमको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होगा कि मास जितना है उतना ही रहेगा, वो कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट में होगा उतनी हमको बन रहा होगा हमारे लिए। तो हम अगर इस रिएक्शन को पहले अगर रिएक्शन की फॉर्म में लिखे तो हमारे लिए आसानी होगी। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा आखिरी होगा या और भी होगा, चलो हम देखते हैं। खैर, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम पहले इथेनोइक एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और इसकी रिएक्शन जो है हम इथेनोइक एसिड के साथ करा रहे हैं। ये है हमारे पास इथेनोइक एसिड CH3COOH, ओके, और इस इथेनोइक एसिड से हमको क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, CO2 मिल रहा है, ओके, और साथ में हमको वाटर मिल रहा है और साथ में सोडियम एसिटेट मिल रहा है। सोडियम एसिटेट मतलब ये CH3COONA, ये चीज हमको यहां से मिल रही है। तो रिएक्शन के बारे में तो सोचना नहीं है, बस आपको जो कंपाउंड के फॉर्मूले वो याद होने चाहिए। तो हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट है वो कितना है, 5.3 ग्राम है, ओके, और एसिटिक एसिड है वो इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड है वो 6 ग्राम है, ओके, ये हमको मिल रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे जितना मास यहाँ पे हमारा है वो उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, बस ये हमको देखना है। अब यहाँ पे जो CO2 है वो आपका 2.2 ग्राम है, और जो वाटर है, अगर हम वाटर की बात करें तो 0.9 ग्राम हमको दिया हुआ है वाटर, ओके, और ये हमको x ग्राम दिया हुआ है। तो पहले इन दोनों को आप जोड़ लो, तो 5.3 है और आपका यहां पे है 6 ग्राम हमको ये दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 11.3 ग्राम, 11.3 ग्राम ये रहा। अब यहां पे जो है 2.2 यानी कि 2.2 है और आपका 0.9 है, तो 9 और 2 11 और 2 यहां पे
3.1 ग्राम, ये कितना है 3.1 प्लस x, ये हमारे पास रहेगा। तो यहां से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11.3 माइनस 3.1 ये रहेगा। तो 11.3 और 3.1, तो 3 में से 2 गए, 1 गया 2, और यहाँ पे बचेंगे, यहाँ पे 11 में से 3 गए तो हमारे बचेंगे 8, तो कितना बचेगा 8.2 ग्राम। तो क्या आ जाएगा 8.2 ग्राम। तो 8.2 ग्राम हमारा ये आंसर इसका रहेगा। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अच्छा ये भी है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में कौन सा हाइड्रोकार्बन जाएगा वो हमको बताना है। तो एडिशन रिएक्शन में वो हाइड्रोकार्बन जाता है जिसके पास पाई बॉन्ड होता है। आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं हमारे, एक होता है बॉन्ड सिग्मा और एक होता है हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन नहीं होती, लेकिन पाई बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन होती है। तो हमको इसके स्ट्रक्चर आने चाहिए। ठीक है, ये अगर हमारे पास पहला है C2H2, इसको बोलते हैं हम इथाइन। क्या बोलते हैं इथाइन, यानी कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, बीच में अगर हम देखें ये वाला, तो हमेशा ध्यान रखना जो एक बॉन्ड होगा सिग्मा और बाकी के जो बॉन्ड होंगे वो होंगे पाई में। अगर मल्टीपल बॉन्ड का केस है तो एक बॉन्ड इसमें सिग्मा और 2 बॉन्ड हमारे यहाँ पे पाई है, तो इसमें एडिशन रिएक्शन होगी। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हमारे पास है यहाँ पे C2H2 सॉरी C2H4। तो C2H4 की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा कि हाइड्रोजन, ओके, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई, तो ये भी हमारा एडिशन रिएक्शन दे रहा होगा। अब देखते हैं तीसरा वाला, जो तीसरा वाला है हमारे पास C2H6 है, और C2H6 की अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन इस तरह से हमारे पास होता है। ठीक है, ये रहेगा इस तरह से, इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो ये नहीं होगा। ऐसे हमारे पास C3H6। ठीक है, तो C3H6 की अगर हम बात करें तो C3H6, तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे 3 और 2 5 और 3 एक मिनट 3 और 3 6 और यहाँ पे 6 है ना, तो इसमें थोड़ा सारा चेंज करना पड़ेगा कि हमको। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि यहां पर ये रहेगा और यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से, और यहां पर ये रहेगा इस तरह से, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। तो देखो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो यहाँ पे देखो इसमें भी पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड होने की वजह से इसमें भी क्या है एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। आपको अब ये कहोगे सर ये कैसे हमको मालूम चलेगा स्ट्रक्चर, तो आपको याद रखना एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। कितने बॉन्ड फॉर्म करता है 4। अब वो 4 बॉन्ड चारों सिग्मा भी हो सकते हैं, 2 सिग्मा भी हो सकते हैं, और 1 सिग्मा भी हमारा हो सकता है। इस तरह से 2 पाई 1 सिग्मा ऐसे भी हमारे हो सकते हैं, 2 पाई 2 सिग्मा 3 सिग्मा ऐसे भी हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये वाला हमारे पास डी ऑप्शन रहेगा। आई होप ये कहानी आपकी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है कोई क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहां तक ये जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, आई होप ये सब आपकी समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।